Hi everyone. I hope your preparations of UPSC prelims are going well. जब भी हम prelims की बात करते हैं, mock tests come into our minds. And when we are talking about mock tests, then instead of analysis, taking more and more mocks is what we normally do. I'm going to focus upon four major things today. And through these four things, I'm going to explain to you how you can improve your performance through mocks in your upcoming prelims examination. तो ये चार चीजें क्या हैं जो साथ में काम करती हैं आपको आपके मॉक्स को एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस बनाने में। नंबर वन, नॉलेज। नंबर टू, स्मार्टनेस। नंबर थ्री, कॉमन सेंस। एंड लास्टली, एलिमिनेशन। These four elements or components work together in order to create a more holistic experience and understanding of your mocks and helps you to improve your marks and beat the competition. But in order to do this, we cannot just talk about it. We have to pick up some questions and answers and solve those mocks to be able to understand and inculcate these four components in our personality, in our lives. So let us start. Watch this entire video, understand how I'm going to use these four elements through various examples of mocks that I'm picking up from Vision IAS content. I would like to thank Vision IAS for providing these mocks because I'm adding some value to these mocks by talking about these four elements in every question, in every answer that we're going to discuss. So let us start. Hi everyone. तो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग विजन आईएएस का लेटेस्ट पेपर उठाएंगे. दिस इज द पेपर ऑफ इकोनॉमी. सो दिस इज टेस्ट 7 फॉर 2023. तो थैंक्स टू विजन आईएएस टू बी प्रोवाइडिंग दिस. और मैं इसमें वैल्यू एडिशन क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एवरी क्वेश्चन. और इसमें हम लोग चार मेजर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू be teaching you four major things in this session. सारे ही सेशंस में इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स चार मेजर चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं. नंबर वन इज़ नॉलेज, जो कि बहुत बेसिक है. ऑफकोर्स आपको आना ही चाहिए. इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज तो आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे बट बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. सेकंड इज स्मार्टनेस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली हर क्वेश्चन से डील करो सो दैट इवन इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द ऑप्शंस, अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, जो कि आपको रियलाइज होगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में you will not have a clear yes or no in your head. So you have to deal smartly in that situation. Third is common sense. Not very common nowadays. In fact, never has been very common. Common sense use करना बहुत ज़रूरी है. कहीं पे वो काम करेगा, कहीं नहीं करेगा. But you have to try and minimize your mistakes. Common sense use करके. And the fourth is the art of elimination. बोलना बहुत आसान होता है कि भाई आपको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखना है, बट सीखना बड़ा मुश्किल होता है, उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अबाउट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. The objective, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, the objective of the scheme is to promote domestic production of those food crops that India imports from abroad. And the second is under the MIS, a predetermined quantity at a fixed market intervention price is procured by NAFED as the central agency. हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. आपको करेक्ट ही बताना है. ओके, कई क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में यू आर बीइंग आस्क्ड इनकरेक्ट आल्सो. सो मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. Now, market intervention scheme is a copy of our MSP scheme, जो कि PDS इंश्योर करती है, उसका एक कॉपी है. एंड जो भी आप मेजर स्कीम्स पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट आपका पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी लाना. स्कीम्स के दो पार्ट होते हैं. बहुत सिंपल होता है स्कीम्स को कवर करना. सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओगे थ्रू ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन. जो भी उसके फैक्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करोगे. हियर fortunately only the objective is asked. So if you have read market intervention scheme, it's going to be easier for you कि आपको पता लग जाएगा. अब यहाँ पे नॉलेज को अगर हम हटा दें, कॉमन सेंस को लेके आए, तो हाउ डू वी कम टू द राइट आंसर, हाउ डू वी फिगर आउट गलत कौन सा है, सही कौन सा है. The question says the objective is to promote domestic production of food crops that India imports from abroad. India hardly imports any food crops from abroad. We are self-sufficient. Or why would we want to work on those kind of imports जब हम import ज़्यादा food crops करते ही नहीं. On the other hand, market intervention scheme is focused on those crops which do not come under PDS system.
देयर आर टोटल ऑफ 23 क्रॉप्स अंडर एमएसपी इंक्लूडिंग कैश क्रॉप्स, जो भी उसमें नहीं है, बट इंडिया वांट्स टू प्रमोट देम, जिससे कि हमारा सॉइल क्वालिटी इंप्रूव हो, वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो। फॉर दैट वी हैव कम आउट विद मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ओके, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि भाई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज, इफ इट इज रिलेटेड समहाउ टू प्रमोशन ऑफ क्रॉप्स दैट डू नॉट कम अंडर एमएसपी, तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव डज नॉट फॉल इन लाइन विद दिस आइडिया। इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज मोर इन्फॉर्मेटिव इन नेचर। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तभी आप आंसर कर पाओगे, नहीं कर अदरवाइज you will not be able to answer it. Therefore, the answer to this question comes out to be B. That is, 2 only is correct, 1 is incorrect. Information यहाँ सही दी थी, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गलत दिया था, which is a very good way of forming this question. Second question पे आते हैं. Which of the following forms a part of revenue expenditure of the government of India? Let's come to the second question now. The question says, which of the following forms a part of revenue expenditure of the government of India? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई हैव टॉट दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स ओवर यूट्यूब एज वेल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है. ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एसेट क्रिएशन. हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सब्सिडीज एंड पेंशंस गिवन टू विडोज, purchase of Rafale aircraft, interest payment on debt incurred by the government. Now, this is where you can use elimination. This is a classic example, classic question of where you can use elimination at its best. बहुत easy है यहाँ पर eliminate करना, even if you're not very clear और आपको confusion है अगर, ठीक है ना. देखो second point पे आते हैं. Subsidies and pensions given to widows. Subsidies and pensions are not adding any assets. तो ये तो revenue expenditure का part होगा ही होगा. Okay, because you're not creating any asset, it cannot be a capital expenditure. Point number 4, interest payment on debt incurred by the government. Again, it has to be a part of revenue expenditure because it is not adding any kind of asset, right, to the government of India, to the balance sheet of the government. तो ये भी हमारा इन हो गया. अब जो confusion है वो 2 points में है, point number 1 and point number 3. Grants given to state government for asset creation and purchase of Rafale aircraft. देखो purchase of Rafale aircraft जो है, it is एन एसेट परचेज. आपने एक एसेट परचेज किया राफेल का. पहले जो क्लासिफिकेशन होता था उसमें हम लोग जो भी डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता था वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था, बट दैट कैटेगराइजेशन हैज बीन डन अवे. कुछ लोग अभी भी वो पढ़ाते रहते हैं पुराना, बट दैट कैटेगराइजेशन डज नॉट होल्ड ट्रू एनी मोर. तो परचेज ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट इज a point wherein we are creating an asset even if it is a defense asset. तो ये वाला पॉइंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं. हमने एलिमिनेट कर दिया थर्ड वाला. जैसे ही हम थर्ड एलिमिनेट करेंगे, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, वी आर लेफ्ट विद 1 and 4 एंड वी आर लेफ्ट विद 1, 2 and 4. दो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर, ठीक है ना. तो बहुत क्लियरली हमने एलिमिनेट कर दिया 1 and 4, 1, 2 and 4. हमने 2 and 4 तो ऑलरेडी बोल दिया था कि यार 2 and 4 आर इन, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सो 2 and 4 हैव टू बी हियर. देयरफॉर ऑप्शन नंबर टी हमारा अपने आप सही हो जाएगा. ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट इज फॉर एसेट क्रिएशन विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना. ये हमने एलिमिनेट करके वी आर एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन. अब आप डायरेक्टली इसमें लगे रहोगे कि यार एसेट क्रिएशन इन दोनों में हो रहा है तो एलिमिनेट कर देते हैं. 2 and 4 है, 2 and 4 में ऑप्शन है ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू एलिमिनेट. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ एलिमिनेशन वर्क्स. आई होप इट इज क्लियर. डोंट वरी, अगर क्लियर नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाएंगे जहां पर एलिमिनेशन यूज होगा, and you'll find it super easy after some time to learn and understand the art of elimination. Question number 3 पे आते हैं. With reference to marginal standing facility and SLR, statutory liquidity ratio, consider the following statements. Again, this is a question from regulatory bodies. Banking sector से question पूछा गया है monetary policy के अंदर, and a lot of questions come from this area every year in the exam. MSF refers to the rate at which scheduled banks can borrow funds overnight from RBI against government securities. MSF की definition दी हुई है यहाँ पर. SLR is a tool controlling liquidity in domestic market via manipulating bank credit. ये हमारी second है जिसमें हमें SLR की basically definition दी हुई है. Okay, and MSF is always fixed above the repo rate. ये सबसे simple है. हमें बताना है which of the following are correct regarding MSF and SLR. Now third point is very easy to identify and verify कि ये तो सही होना चाहिए.
because repo rate is the rate at which banks can borrow funds from RBI. अब उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो कोलेटरल दोगे ना, रिपर्चेज एग्रीमेंट है, कोलेटरल खत्म हो गया फिर क्या करोगे? देन यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई सेज आई कैन लेंड यू मोर मनी बट मुझे और पेनल्टी चाहिए क्योंकि आप यू नॉट डीलिंग विद योर फंड्स वेल, सो आई एम गोइंग टू पेनलाइज यू। इसीलिए एमएसएफ का जो रेट होता है वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। सो थर्ड हैज टू बी करेक्ट। इफ यू आर क्लियर अबाउट एमएसएफ का कॉन्सेप्ट तो ये अपने आप आपका सही हो जाएगा। जहां पर भी थर्ड नहीं है वो आप हटा सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक है ना। MSF refers to the rate at which scheduled banks can borrow funds from RBI against government securities. MSF is just like repo rate, बस उसमें repo rate से ज़्यादा rate charge होता है, but it is a facility through which you can borrow funds from RBI. तो ये definition बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग knowledge use कर रहे हैं, elimination बहुत ज़्यादा use नहीं हो रहा है। Common sense, smartness, I would not say यहाँ पे use होगा because बहुत basic concepts हैं, ठीक है ना। SLR, ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। SLR इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय मैनिपुलेटिंग बैंक क्रेडिट। फिर से पढ़ते हैं। SLR इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय मैनिपुलेटिंग बैंक क्रेडिट। SLR होता क्या है? इट इज द रेट, इट इज द परसेंटेज ऑफ योर टोटल जो भी आपके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं, जिसको आपको यू हैव टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ ईदर कैश और इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये एसएलआर की डेफिनेशन है, एसएलआर का कॉन्सेप्ट है। एंड यस, द आइडिया ऑफ एसएलआर इज टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये हमारा ऑप्शन सही होता है। नॉलेज से ये निकल रहा है, बेसिक बेसिक, और ज्यादा कुछ यहाँ पर यूज हो नहीं रहा है। ओके, सो द ऑप्शन अल्टीमेटली कम्स ऑन टू बी 1, 2 एंड 3। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि 1 एंड 3 दोनों एमएसएफ के हैं, दोनों सही हैं, तो 1, 2 एंड 3 ही हो सकता है। दे कैन बी नो अदर ऑप्शन बिकॉज और कुछ दिया नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा क्लियर हो गया। दिस वाज मोर नॉलेज बेस्ड, बट इससे पता लगता है कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसीलिए आपको दैट्स व्हाई यू गिवन सच क्वेश्चंस इन मॉक एग्जाम्स, मॉक टेस्ट आल्सो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Let's come to the fourth question now. The question says, the Bretton Woods Agreement led to the creation of which of the following institutions? Bretton Woods के थ्रू कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए थे? अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से यूज कर सकते हो, स्मार्टनेस कहाँ पे लाई होती है। ऑल्दो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई एग्री, बट थोड़ी सी आपको नॉलेज है इधर उधर की तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कहाँ पे यूज होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ब्रेटन वुड्स वर क्रिएटेड इन 1944-45, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये आपको पता होगा, इवन इफ यू आर नॉट क्लियर कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्रिएट हुई थी। बट ऑन दी अदर हैंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत लेट सेटअप हुआ था, 1992 में जाके सेटअप हुआ था। 1944-45 में GATT करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, क्रिएट हुआ था। That was converted into an organization in 1992. ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई ये 1944-45 में सेटअप हुआ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1992 में सेटअप हुआ, तो दिस शुड नॉट बी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड इन द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ये हमारा आंसर अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इट इज अ फोरम, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड दिस वाज created later in 1970s, 1971 to be specific। ये एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट बॉडी, एज नॉन गवर्नमेंट बॉडी क्रिएट हुआ था in order to bring together a lot of people from around the world, central bank governors, uh, private individuals, and ensure कि एक healthy discussion कर सकें साथ में बैठ के। Okay, so that was the objective of World Economic Forum, and it was not created in 1944. Even if you do not know it, let's say सेकेंड को एलिमिनेट करके हम क्या क्या हटा सकते हैं, ये दो हमारे पास चले गए। 1 एंड 3 एंड 3 एंड 4 हमारे पास बचा है। ओके, 1 एंड 3 एंड 3 एंड 4। वर्ल्ड बैंक सबको पता है कि ब्रेटन वुड्स के अंदर क्रिएट हुआ था, तो 1 तो सही होना ही होना है। सो ऑटोमेटिकली द आंसर कम्स आउट टू बी 1 एंड 3। दिस इज हाउ यू कैन यूज स्मार्टनेस प्लस एलिमिनेशन टू कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरूरी नहीं है आप बस क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो कि कौन सा है कौन सा नहीं है, वो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यू कैन यूज स्मार्टनेस एज वेल, यू कैन यूज कॉमन सेंस एज वेल,
to try and come to the right answer, even if you are not very clear कि कौन से सही आंसर है और कौन से गलत आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एन एंटिटी इज 50. द टर्म अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज नॉट डिफाइंड. भाई ये हो नहीं सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहीं डिफाइन ना हो, बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया. कितने सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इंडिया में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टर्म कहीं डिफाइंड ही ना हो. ओके, तो वो डिफाइंड तो है, कहीं ना कहीं एक्ट है उसका. अगर आपको एक्ट वगैरह का नाम जानना है तो आप इसमें पीछे जाके देख भी सकते हो. माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव यू एडिशनल नॉलेज टू दैट एक्सटेंट. मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको समझाना कि यार किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स यूज कर सकते हैं टू कम टू द राइट आंसर. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाज डिफाइंड. बहुत टाइम हो गया, 14 साल, 14-15 years have passed since this term was defined. Okay, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया. Okay, now we have to see whether one is correct or not. In the unorganized sector, the maximum number of workers in an enterprise is 50. अनऑर्गेनाइज्ड में मैक्सिमम बता रहा है. पहली बात तो देखो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि 10-20 कुछ नंबर चलता था. 10 फॉर सम कंपनीज, 20 फॉर सम कंपनीज. नंबर वन. सेकेंडली, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है. मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एंटरप्राइज इज 50. मतलब 50 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? नहीं. एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बोलती है? एक्चुअल में डेफिनेशन बोलती है, इफ योर वर्कर काउंट इज 10 or 20 depending upon the enterprise, up to 10 or up to 20, then you can be called as an unorganized sector. जैसे ही 10 या 20 का नंबर पार होगा, as soon as it crosses 10 or 20, automatically you become a part of organized sector. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर है एंड एट द सेम टाइम प्योर फैक्ट है, और आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्लियर कर सकते हो. बट आई वुड स्टिल से कि सेकंड वाला एलिमिनेट करना आसान है, फर्स्ट वाला एलिमिनेट करना मुश्किल है. A little bit of knowledge would be required in this question. Okay, अब इसमें आई वुड वांट यू, होमवर्क है, ऑल्दो मैंने ये पढ़ के आपको पढ़ा सकता हूँ, बहुत रिसेंटली मैंने ये कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था, बट आई वुड वांट यू टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल, इनफॉर्मल. 4 टर्म्स हैं ये. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं और टीचर्स भी क्या गड़बड़ करते हैं, वो खाली ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड बता देंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं बताएंगे, या फॉर्मल इनफॉर्मल बता देंगे, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड नहीं बताएंगे, या फिर दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे. ओके, व्हेन कैन अ फॉर्मल बी अनऑर्गेनाइज्ड? व्हेन कैन अ फॉर्मल वर्कर बी अनऑर्गेनाइज्ड? व्हेन कैन एन इनफॉर्मल वर्कर बी ऑर्गेनाइज्ड? व्हेन कैन एन इनफॉर्मल वर्कर बी ऑर्गेनाइज्ड? क्या ऐसा पॉसिबल है भी? इफ इट इज पॉसिबल, देन हाउ? फॉर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल हैज टू बी क्लियर. ठीक है ना? तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेल, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द डिफरेंस इन कमेंट सेक्शन बिलो. कमेंट्स में डाल दोगे तो क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं. यू वुड रिमेंबर कि यार सर ने पढ़ाया था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था खुद, और उसके बाद आई मेंशन्ड इट इन द कमेंट, तो मुझे याद हो गया लिखने के बाद कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. ओके, with this, let's come to the sixth question. With the reference to Web 5.2, consider the following statements. Web 5.2 envisions an internet without threat of censorship, allows users to own their identity and data. देखो, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. वेब 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं लगा नॉलेज के अलावा और कुछ भी यूज करने का. ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों ही करेक्ट हैं. करेक्ट पूछा है हमसे, इनकरेक्ट नहीं पूछा है. प्लीज मेक श्योर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, जिससे कि करेक्ट को इनकरेक्ट ना पढ़ लो, इनकरेक्ट को करेक्ट ना पढ़ लो. ओके, happens with a lot of students every year. They lose 5-6 marks because of this. Okay, so read about web 1, 2, 3, 4, 5. बहुत factual question है, that's why I would not want to talk about it. Knowledge के अलावा इसमें कुछ use हो नहीं रहा है. Seventh question. Consider the following statements regarding green box subsidies under WTO. WTO के अंदर agreement on agriculture है, उसके अंदर there are 3 subsidies, 3 boxes. There is green box, there is blue box, there is amber box. तीनों की definition, तीनों का objective आपको clear होना चाहिए. Please go through that. Let's go through the options.
Under WTO, green box subsidies can be increased without any financial limitation. Option number 1. Subsidies provided under India's PDS come under green box subsidies. देखो सबसे बड़ी फाइट हमेशा इंडिया की यही रही है दैट इंडियाज PDS हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. वो बोलते हैं यार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो जो कि ग्रीन बॉक्स में नहीं आती. ग्रीन कलर इटसेल्फ इंडिकेट समथिंग दैट इज अलाउड. ओके, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वही होगी जो अलाउड होगी. सो यू कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशन. वन तो सही होगा. एंड एट द सेम टाइम इंडिया का जो PDS है दैट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड ओवर एवरी ईयर वेन एवर वी हैव अ डिस्कशन कि भाई अपना PDS कम करो बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ WTO. इंडिया बोलता है WTO की गाइडलाइंस जो है बहुत पुरानी है एंड दे फेवर द डेवलप्ड कंट्रीज सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट. इन द एंड द डेवलप्ड कंट्रीज से अंडर WTO ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के अंदर PDS नहीं आता है, यू हैव टू रिड्यूस इट. एंड इंडिया सेज वी आर नॉट रिड्यूसिंग इट बट वी एग्री दैट इट कम्स अंडर ग्रीन बॉक्स, इट डज नॉट कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी. तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया जस्ट बाय शेयर स्मार्टनेस एंड कॉमन सेंस. यहाँ पे देखो नॉलेज के अलावा बिकॉज ऑफ द वे द क्वेश्चंस ऑप्शंस हैव बीन क्रिएटेड, नॉलेज के साथ साथ स्मार्टनेस और कॉमन सेंस यूज करके मैंने आंसर किया है. इवन इफ आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अबाउट ब्लू बॉक्स सब्सिडी, अबाउट एम्बर बॉक्स सब्सिडी, थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं कॉमन सेंस यूज करके आंसर कर पाया. दिस इज हाउ यू यूज कॉमन सेंस एंड स्मार्टनेस टू आंसर सच क्वेश्चन. ओके, 8th क्वेश्चन पे आते हैं. विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल डेट ऑफ इंडिया. इंटरनल डेट इंडिया का कौन कौन सा पार्ट बनता है. 1 सेकेंड. आई थिंक 7th में सेकेंड ऑप्शन इट डज नॉट कम अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, तो ये गलत होगा. राइट, PDS does not come under green box subsidy, so the answer would be option number A1 only. Right, PDS does not come under green box subsidy, so this option is incorrect. Only option number 1 is correct. देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं. विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल डेट ऑफ इंडिया. इंडिया का इंटरनल डेट कहाँ कहाँ से बनता है. सिक्योरिटीज इश्यूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेटेड सिक्योरिटीज, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स एंड NRI डिपॉजिट्स. ओके, ये देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसमें गड़बड़ है. मैं आपको बताता हूँ किस तरह से. ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई एक ऑप्शन ये सही है. ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें कंफ्यूजन है, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ. सबसे पहले आते हैं और अदर ऑप्शंस पे. डेटेड सिक्योरिटीज मतलब जो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है ऑटोमेटिकली इंटरनल डेट का पार्ट बन जाएगा. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स, बेसिकली बॉन्ड्स विच आर इशूड टू कंट्रोल रेगुलेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम. मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए जो यूज होते हैं स्पेशली लिक्विडिटी, तो ये भी इंटरनली इशू होते हैं, इंटरनल डेट का पार्ट हो जाएगा. NRI डिपॉजिट्स, NRI जो भी इंडिया में डिपॉजिट्स कराते हैं और गवर्नमेंट उसको यूज कर पाती है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिकली इंटरनल डेट ऑफ इंडिया बिकॉज वो पैसा इंडिया में आ रहा है. अनलेस इट इज नॉट अ रुपी डिनोमिनेटेड डिपॉजिट, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है. फिर भी अगर इंडिया में आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज कर पा रही है तो इंटरनल डेट का पार्ट बन जाएगा. द फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटीज इश्यू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, रुपी सिक्योरिटीज, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू कर रहे हो आप सिक्योरिटीज और उससे कुछ पैसा मिल रहा है. इफ दैट मनी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डॉलर तो वो इंटरनल डेट नहीं रहेगा. इफ दैट मनी इज इफ दैट सिक्योरिटी इज डिनोमिनेटेड इन रुपी एंड एट द सेम टाइम इफ इट इज नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि आपने 900 रुपये का इशू किया, 1000 रुपये आपको 5 साल बाद देने हैं. इट कैन बी दैट वे बट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ. ओनली देन इट विल कम अंडर इंटरनल डेट ऑफ इंडिया, अदरवाइज नहीं आएगा. तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, बट ऐसे ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में. टू बी वेरी क्लियर, ऐसे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज 2 and 3. ऑप्शन नंबर 1 नहीं होना चाहिए. NRI डिपॉजिट्स, क्योंकि NRI डिपॉजिट्स बाहर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है ना, तो अगर वो रुपी में डिनोमिनेटेड है इवन देन इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए वो जो है इंटरनल डेट का पार्ट नहीं बनेगा. इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं आ रहा होता, तो ऑटोमेटिकली वो इट वुड हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इंटरनल डेट. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. इफ द RBI increases the bank rate, what effects it could possibly have on Indian economy.
आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज किया. बैंक रेट इज जस्ट लाइक योर रेपो रेट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट कमर्शियल बैंक्स कैन मेक. अगर आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज किया तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नंबर वन, लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक्स बिकम्स चीपर. नहीं, उल्टा होगा, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. जैसे रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव. It decreases money supply in the economy. Automatically, when the loan taking has become expensive, people will take less loans. Money supply will reduce in the economy. ये लॉजिकल क्वेश्चन था. आराम से आप ऑप्शन नंबर 2 पे आ सकते हो. नॉलेज बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. फिर हम एक और सेशन करेंगे, उसमें फिर से उठाएंगे. क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशो. अब आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है करेंसी डिपॉजिट रेशो. रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स वट एवर करेंसी द पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. जो भी उनके पास कैश है वो बोलते हैं हम करेंसी डिपॉजिट रेशो. एंड इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी. ये लॉजिकल लग रहा है मुझे. इवन इफ आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं पता करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या है, I think logically I would want to go with such a question's answer. मैं चाहूंगा कि मैं यार सी आंसर मार्क करूं both 1 and 2. Why? Because logically फ्लो रहा है. हो सकता है गलत हो जाए if I've not read about it, but there are high chances कि ये सही होगा. क्यों? क्योंकि करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी, जितनी भी करेंसी है इन प्रोपोर्शन टू द डिपॉजिट्स, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, ये रेशो कितना है ये हमें फिगर आउट करना है. तो नाम से थोड़ा सा फ्लो कर रहा है इसका डेफिनेशन. दैट्स व्हाई आई वुड वांट टू गो आउट विद माई फ्लूक कि यार ये लॉजिकली फ्लो कर रहा है. कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करके आई वुड वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, so these are the 10 questions of test number 7 of Indian Economy 2023 by Vision IAS. I would again want to thank Vision IAS for providing this. I have added some value जिससे कि मैं 4 चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. I would also be picking up a lot of other tests of other institutes, चाहे वो Insights का हो, Forum का हो, बाजीराम का हो, श्रीराम का हो, बहुत सारे टेस्ट में उठाने की कोशिश करूंगा so that I can teach you this art again and again and again. जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से सीख पाएंगे. ओके, so this is all for this session. I'll see you again. If you liked this video, मज़ा आया, do not forget to like it. अपने दोस्तों को भेज सकते हो जिससे कि वो भी ये आर्ट सीख पाएं. शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. जितने ज़्यादा लोग सीख पाएंगे आपके दोस्तों में, उतने ज़्यादा आपके भी चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के. उनके साथ बैठ के डिस्कस करोगे, अपनी एलिमिनेशन की आर्ट को और ज़्यादा रिफाइन करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर मार्क्स. ओके, आई विल सी यू वेरी सून. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.